हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी का स्वागत है आप हमारे यूट्यूब चैनल pharmatheory.com पर। आज का हमारा टॉपिक है एड्रेनर्जिक ड्रग्स और एनोरेटिक्स ड्रग्स। इन दोनों के बारे में आज के वीडियो के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो भी आज के वीडियो के अंदर हमने ऐड किए हुए हैं, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको जो है वीडियो अच्छी तरह समझ में आए। जो नेक्स्ट वीडियो है वो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स का रहेगा, इसलिए ये आपको अच्छे से आपको देखना है ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक एड्रेनर्जिक ड्रग्स से। उसके बाद में देखेंगे एनोरेक्टिक ड्रग्स। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो सबसे पहले अपने देखते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग के सिंथेसिस की, सॉरी एड्रेनलिन के सिंथेसिस की। तो एड्रेनलिन की जो सिंथेसिस है वो स्टार्ट होती है फेनिल एलेनिन की लीवर के अंदर हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस के अंदर। फेनिल एलेनिन है जो टायरोसिन में कन्वर्ट होगा। कहाँ पे होगी ये क्रिया? ये जो रिएक्शन है ये लीवर के अंदर होगी। फेनिल एलेनिन से टायरोसिन बनेगा लीवर के अंदर हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर। तो नेक्स्ट है टायरोसिनेज से डोपा बनेगा। एंजाइम जो इन्वॉल्व होगा वो हाइड्रोक्सिलेज ही होगा, और जो साइट होगी टायरोसिन को डोपामाइन में कन्वर्ट कौन सी जगह पे होगा? वो होगा एड्रेनर्जिक न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म के अंदर। ये आपको ऐसे याद रखना है कि कौन सी जो रिएक्शन है वो कहाँ पे हो रही है। फिर जो डोपा है वो कन्वर्ट होगा डोपामाइन में। एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा? डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस के अंदर एड्रेनर्जिक न्यूरॉन साइटोप्लाज्म में। जहाँ पे टायरोसिन से डोपामाइन आता वहीं पे ही डोपा से डोपामाइन बनेगा। जो साइट है वो सेम रहेगी, एंजाइम चेंज हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है यहाँ पे। फिर डोपामाइन से बनेगा नॉर एड्रेनलिन। एंजाइम इन्वॉल्व रहेगा वो रहेगा बीटा हाइड्रोक्सिलेज। बीटा हाइड्रोक्सिलेज के एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर डोपामाइन जो है वो नॉन एड्रेनलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो साइट वो रहेगी ग्रेन्यूल्स के अंदर, इनसाइड द ग्रेन्यूल्स। ठीक है, और नॉर एड्रेनलिन जो बना है वो एड्रेनल मेडुला के अंदर चला जाएगा, और एड्रेनल मेडुला के अंदर नॉर एड्रेनलिन जो है एड्रेनलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम जो इन्वॉल्व रहेगा वो रहेगा एन मिथाइल ट्रांसफेरेज। फ्रेंड्स, ये एंजाइम्स हैं जो आपको एज इट इज आपको याद रखने हैं। और दूसरा जो साइट्स बताइए कि कहाँ से शुरुआत होती है, लीवर में शुरुआत होती है, तो ये आपको सबको याद रखना है। इसके अलावा जो बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है या फिर इसे अपन टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम भी बोलते हैं, ये एंजाइम जो इसमें रेट डिटरमिनिंग एंजाइम है। मतलब अगर ये हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो एड्रेनलिन की सिंथेसिस भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। जो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है वो रेट डिटरमिनेंट स्टेप है के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा एंजाइम जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व रहता है। तो वहाँ पे हाइड्रोक्सिलेज भी हो सकता है, कार्बोक्सिलेज भी हो सकता है, डीकार्बोक्सिलेज भी हो सकता है, और एन मिथाइल ट्रांसफेरेज भी हो सकता है। तो आपको याद होना चाहिए कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स जो है उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। इसके अलावा जो एड्रेनलिन की सिंथेसिस है उसके अंदर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की आवश्यकता होती है। अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स वहाँ पे प्रेजेंस नहीं है साइट ऑफ सिंथेसिस के ऊपर तो एड्रेनलिन की जो सिंथेसिस है वो नहीं होगी या फिर बहुत कम होगी। जो नेक्स्ट जो इसमें है वो है एड्रेनलिन की सिंथेसिस है। जो रिलीज जो एड्रेनलिन होगी वो रिलीज होगी एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। यहाँ पे याद रखने योग्य बात यह है कि जो एक्सोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है उसके अंदर कैल्शियम की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है। जो रिलीज जो है एड्रेनलिन का वो कैल्शियम डिपेंडेंट नहीं होता है, एक्सोसाइटोसिस पे ही डिपेंड करता ओनली। तो ये आपको याद रखना है कि एड्रेनलिन की रिलीज कैल्शियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। और जो मेजर जो मेटाबोलाइट है एड्रेनलिन का वो बनेगा फिनाइल मेंडेलिक एसिड। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो एड्रेनलिन का मेजर मेटाबोलाइट कौन सा होता है, तो होता है विनाइल मेंडेलिक एसिड।
तो ये आपको 4 या 5 जो वन लाइन्स जो दी हुई है ये आपको याद रखनी है ऐसे कैसे। अब बात करते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की। तो सबसे पहली जो बात है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हैं। जैसा कि हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर पढ़ा था, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है 7 ट्रांसमेम्ब्रेन का होता है, जिसमें 3 इंट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन्स होती है और 3 एक्स्ट्रा सेल्युलर मेम्ब्रेन्स होती है। ड्रग की जो बाइंडिंग साइट है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर मेम्ब्रेन पे होती है। तो सेम कोलिनर्जिक ड्रग्स की तरह जहाँ पे मुस्कुरानिक रिसेप्टर एक्ट करते हैं, वहाँ उसी तरह एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स भी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, जो कि 7 ट्रांसमेम्ब्रेन होता है। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला है अल्फा रिसेप्टर और दूसरा होता है बीटा रिसेप्टर्स। अब बात करते हैं अल्फा रिसेप्टर्स की। अल्फा के 2 तरह के होते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर्स और अल्फा 2 रिसेप्टर्स। अल्फा 1 रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? अल्फा 1 रिसेप्टर्स की जो लोकेशन होती है वो होती है पोस्ट जंक्शनल ऑन इफेक्टर ऑर्गन पे। ये आपको लोकेशन याद रखनी है कि अल्फा 1 रिसेप्टर्स कहाँ पे होता है, पोस्ट जंक्शनल ऑन अफेक्टर ऑर्गन्स। और ये एक्ट कैसे करेगा? IPA3 DHG पाथवे के थ्रू एक्ट करेगा। दूसरा एंजाइम है अल्फा 2 रिसेप्टर्स। अल्फा 2 रिसेप्टर्स कहाँ होगा? प्री जंक्शनल नर्व एंडिंग्स पे होगा और इसके अलावा पोस्ट जंक्शनल ब्लड वेसल्स पे, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो रहेगा, ये CMP को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, पोटेशियम चैनल ओपन करेगा। इसके अलावा कैल्शियम चैनल को ओपन भी कर सकता है, क्लोज भी कर सकता है, डिपेंड अपॉन की कौन सी ड्रग्स है, और IP3 DHG के थ्रू भी एक्ट करता है। तो फ्रेंड्स ये था अल्फा 1 रिसेप्टर्स की लोकेशंस कहाँ पे है और उनका मोड ऑफ एक्शन का पाथवे क्या है। ये आपको ऐसे कैसे याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ब्लड वेसल्स पे कौन सा रिसेप्टर्स होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि ब्लड वेसल्स पे अल्फा 2 रिसेप्टर्स होता है। या फिर पूछ सकते हैं पैनक्रियाटिक्स बीटा सेल्स पे कौन सा रिसेप्टर्स होता है, तो आपको ये एज इट इज याद होना चाहिए कि कौन सा रिसेप्टर कहाँ पे है। अब बात करते हैं अपने बीटा रिसेप्टर्स की। बीटा रिसेप्टर्स में सबसे पहले देखते हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स। बीटा 1 रिसेप्टर्स है जो हार्ट पे होता है या फिर जंक्शन, ये हार्ट पे होता है या फिर किडनी के ऊपर पाया जाता है। और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो CAMP इंक्रीज करना होता है। बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं। बीटा 2 रिसेप्टर्स ब्रोंकाई, ब्लड वेसल्स, GIT और आईज पे होता है। याद रखना आपको, बीटा 2 रिसेप्टर्स ब्रोंकाई, ब्लड वेसल्स, GIT और आई। मोड ऑफ एक्शन सेम ही है जो बीटा 1 का है। और बीटा 3 रिसेप्टर्स है वो एडिपोज टिश्यूज के अंदर होते हैं और इसका भी मोड ऑफ एक्शन सेम ही है जो कि बीटा 1 रिसेप्टर्स का है। तो अपने इस यहाँ पे देख सकते हैं कि बीटा रिसेप्टर्स हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 जो है उनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो है CAMP को इंक्रीज करना। और जो यहाँ पे मेन बात ये है कि इनकी लोकेशंस कहाँ पे होती है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि हार्ट पे कौन सा रिसेप्टर्स होता है, तो हार्ट पे बीटा 1 रिसेप्टर्स होता है। ब्रोंकाई या ब्लड वेसल्स पे कौन सा रिसेप्टर होता है, तो वहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर्स होता है। तो ये दो मेनली पूछे जाते हैं कि हार्ट पे कौन सा होता है और ब्लड वेसल्स पे कौन सा होता है, तो ये आपको नॉर्मली याद रखने हैं। अब बात करते हैं इनके एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट की। सबसे पहले अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट की बात करते हैं। तो अल्फा 1 रिसेप्टर्स एगोनिस्ट में फेनिल एफेरिन और मेथोक्सामाइन है। और इसके जो एंटागोनिस्ट है वो पैराजोसिन, टेराजोसिन और भी जितने भी जो ड्रग्स है जिसके आगे जोसिन सफिक्स रहता है, तो सारी अल्फा 1 एंटागोनिस्ट होती है। आपको इतना याद रखना है, सिर्फ जोसिन देखना है। जोसिन जहाँ पे भी प्रीफिक्स हुआ है, सॉरी सफिक्स हुआ है, वहां पे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ड्रग है ये अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ही होगी। पैराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्सीजोसिन, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं। क्योंकि जो मार्केट में नई ड्रग्स आती रहती है तो एग्जाम में कोई भी ड्रग्स पूछ सकते हैं, अगर उसके सफिक्स में जोसिन है इसका मतलब यह है कि अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब अल्फा 2 एगोनिस्ट होती है क्लोनिडीन और अल्फा 2 एंटागोनिस्ट है योहिम्बिन। इसके अलावा रिजर्पिन्स जो ड्रग है वो ग्रेन्यूल्स अपटेक को ब्लॉक करती है और सुसाइडल टेंडेंसी प्रोड्यूस करती है। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम फार्मासिस्ट, जीपैट, नाइपर जितने भी एग्जाम हुए हैं इनमें बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सुसाइडल टेंडेंसी इज ए मेजर साइड इफेक्ट ऑफ, तो वहां पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा रेजरपिन।
या फिर कई जगह पूछ लिया जाता है कि रेजरपिन का मेजर साइड इफेक्ट क्या है, सुसाइडल टेंडेंसी है। तो ये क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना है रेजरपिन सुसाइडल टेंडेंसी प्रोड्यूस करता है। अब देखते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स या फिर इसे सिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग्स भी कहते हैं। तो ये मेनली 3 तरह की होती है, डायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक्स, इनडायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक्स और मिक्स्ड एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक्स। अब एक एक करके अपने देखते हैं कि डायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक्स में क्या होता है। डायरेक्टली एक्टिंग जो सिम्पैथोमाइमेटिक्स है वो डायरेक्टली अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगी, और जो इनडायरेक्टली सिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग्स हैं वो डायरेक्टली अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे एक्ट ना करके वो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन पे एक्ट करेगी। जो इनडायरेक्टली ड्रग है वो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन पे एक्ट करेगी। तो इसका जो एग्जांपल है वो है टायरामाइन। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि टायरामाइन इज ए डायरेक्टली सिम्पैथोमाइमेटिक, इनडायरेक्टली सिम्पैथोमाइमेटिक, मिक्स्ड सिम्पैथोमाइमेटिक्स। तो वहां पे आपको याद होना चाहिए कि जो टायरामाइन है वो इनडायरेक्ट सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है। फिर देखते हैं मिक्स्ड एक्शन सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग, जो कि डायरेक्टली भी एक्ट करती है और इनडायरेक्टली भी एक्ट करती है। जो एग्जांपल्स है वो है एफिड्रिन, एम्फेटामाइन और मेफेंट्रामाइन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी ड्रग है जो मिक्स्ड एक्शन सिम्पैथोमाइमेटिक्स नहीं है। वहाँ पे तीनों ऑप्शन आ सकते हैं आपके पास, एफिड्रिन, एम्फेटामाइन्स और मेफेंट्रामाइन्स, और चौथा ऑप्शन टायरामाइन रहेगा। तो अगर आपको ये क्लासिफिकेशन याद है तो आप 1 मिनट में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको जो यहाँ पे जो ड्रग्स दी गई है वो आपको ऐसे कैसे याद रखनी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली पूछे गए क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि कौन सी ड्रग का एक्शन कौन से रिसेप्टर्स पे ज्यादा होता है। तो एड्रेनलिन ड्रग्स जो है वो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 पे एक्ट करती है, जबकि बीटा 3 पे इसका जो एक्शन है वो बहुत कम होता है। नॉर एड्रेनलिन का जो है वो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 3 पे एक्ट करती है। नॉर एड्रेनलिन बीटा 2 पे एक्ट नहीं करती है। इसका मतलब ये होगा कि जहाँ पे भी ऐसी कोई ड्रग्स है जो ब्लड वेसल्स या फिर ब्रोंकस पे काम करेगी वो नॉर एड्रेनलिन नहीं होगी, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स और ब्रोंकस पे जो रिसेप्टर्स होता है वो बीटा 2 रिसेप्टर्स होता है। तो नॉर एड्रेनलिन जो है वो ब्रोंकस या ब्लड वेसल्स पे कोई भी एक्शन नहीं देगा। तीसरी है आइसोपर्नेलिन्स। आइसोपर्नेलिन्स जो है वो बीटा एक्शन देती है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, लेकिन ये अल्फा एक्शन नहीं देती है। अल्फा 1, अल्फा 2 एक्शन बिल्कुल भी नहीं है आइसोपर्नेलिन्स का। तो फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखने हैं। ऐसा पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि नॉर एड्रेनलिन कौन से रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करती है। तो ये जो बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करती है। आइसोपर्नेलिन्स कहाँ पे रिएक्ट नहीं करती है, आइसोपर्नेलिन अल्फा एक्शन नहीं देती है। तो ये आपको ऐसे याद होना चाहिए, क्योंकि जो एक्सेप्शनल जो चीजें होती है एग्जाम में वही पूछी जाती है। अब देखते हैं कि इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या क्या है। सबसे पहले अपने अल्फा रिसेप्टर के देखेंगे, फिर हम बीटा रिसेप्टर के फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे। जनरली जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर के, वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। मीन्स अगर अल्फा रिसेप्टर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो बीटा रिसेप्टर डायलेट करेगा। अल्फा रिसेप्टर अगर सिक्रेशन को कम करेगा तो बीटा रिसेप्टर सिक्रेशन को ज्यादा करेगा। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से जो एक्शन है जो अल्फा रिसेप्टर प्रोड्यूस करता है और कौन कौन से एक्शन है जो बीटा रिसेप्टर प्रोड्यूस करता है, और कौन से जो एक्शन ऐसे हैं दोनों रिसेप्टर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे देखना है। सबसे पहले जो आर्टरियोल्स और वेन्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे अल्फा रिसेप्टर्स। दूसरा, आईज के ऊपर ये माइड्रेसिस करेंगे। अल्फा रिसेप्टर का एक्टिवेशन होगा तो माइड्रेसिस होगा। इसके अलावा ब्लैडर ट्रिगर, यूटेरस और स्प्लेनिक कैप्सूल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। हाइपरग्लाइसीमिया अल्फा एक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होगा, और मेल्स के अंदर जो इंजेक्युलेशंस है वो भी अल्फा एक्शंस का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि कोई भी ऐसी ड्रग दे सकते हैं जो अल्फा एक्शन अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर होगी, तो उसका साइड इफेक्ट पूछ सकते हैं। तो उसका जो साइड इफेक्ट रहेगा वो इनहिबिशन ऑफ इजेक्युलेशंस रहेगा, क्योंकि अल्फा एक्शन के थ्रू ही इजेक्युलेशंस है जो मेल के अंदर ऑक्यूर्स होता है।
अब देखते हैं बीटा रिसेप्टर्स। जैसा कि पहले बताया था, बीटा रिसेप्टर के जो एक्शंस हैं वो अल्फा रिसेप्टर के जस्ट अपोजिट रहेंगे। तो जैसे जो वहाँ पे जो एक्शन हमने पढ़े थे, कॉन्ट्रैक्शन आर्टेरियोल एंड वेन्स, तो ये डायलेट करेगा। वहाँ पे हमने देखा था कि ये यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो बीटा एक्शन है जो यूटेरेट को डायलेशन करेगा। इसके अलावा जो बीटा जो रिसेप्टर्स है वो टाइलिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के सीक्रेशन को इंक्रीज करता है। हाइपरग्लाइसीमिया बीटा एक्शन के थ्रू होगा। हाइपरलैक्टिसिडीमिया बीटा एक्शन के थ्रू होगा। और इंक्रीज ब्लड फ्री फैटी एसिड, ये भी बीटा एक्शन के थ्रू ही होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कि ग्लाइसीमिया भी इंक्रीज हो रहा है, लैक्टिसिडीमिया भी इंक्रीज हो रहा है, और फ्री फैटी एसिड, तो ये तीनों चीजें हैं बीटा एक्शन की वजह से इंक्रीज ही हो रही है। तो जैसा कि मैंने एक पहले आपको बताया था कि कुछ ऐसे एक्शन है जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर दोनों मिलके एक ही एक्शन देते हैं। तो वो जो एक्शन है वो एक ही है, इंटेस्टिनल रिलैक्सेशन। तो इंटेस्टिनल रिलैक्सेशन है वो अल्फा एंड बीटा दोनों ही देते हैं। तो ये एक एक्सेप्शनल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा फार्माकोलॉजिकल एक्शन है जो अल्फा और बीटा सेम ही प्रोड्यूस करते हैं। तो नॉर्मली जितने भी एक्शन है वो सब एक दूसरे के अपोजिट हैं, सिर्फ इंटेस्टिनल रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो ही दोनों का सेम है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये एक एक्सेप्शनल है कि इंटेस्टिनल रिलैक्सेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। अब हम एक एक ड्रग के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेशर एजेंट की। तो प्रेशर एजेंट का जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर जो सबसे पहली ड्रग है वो है नोर एड्रेनालिन्स। अब यहाँ पे आपको देखना है कि नोर एड्रेनालिन का जो दूसरा नाम है वो है ल्यूरोट्रिनोल्स, और इसको कभी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिक्स नहीं करेंगे, फिजिकली इनकम्पेटिबिलिटी ये प्रोड्यूस करता है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। दूसरी ड्रग है डोपामाइन। डोपामाइन जो है वो D1, D2, अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1 एगोनिस्ट होती है। मतलब कि डोपामाइन है जो 5 रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं, D1, D2, अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1। बीटा 2 पे ये एक्शन नहीं करेगी, तो ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन प्रोड्यूस करती है। तीसरी है एफिड्रीन्स। एफिड्रीन्स है जो 100 टाइम लेस पोटेंट देन एड्रेनालिन्स। तो फ्रेंड्स ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें पूछा जाता है कि 100 टाइम लेस पोटेंट, 10 टाइम मोर पोटेंट, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना कि एफिड्रीन्स जो है वो 100 गुना कम पोटेंट होती है एज कंपेयर टू एड्रेनालिन्स। अगली ड्रग है फेनिल एफेरिन्स। फेनिल एफेरिन्स एक अल्फा 1 एगोनिस्ट ड्रग है। इसका मेन यूज माइड्रेटिक्स के तौर पे होता है, जहाँ पे कि साइक्लोप्लाजिया की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि मैंने कोलिनर्जिक ड्रग्स को पढ़ाया था, वहां पे भी आपको दिखाया था कि जो वो ड्रग कौन सी है जो माइड्रेटिक्स, ओनली जब माइड्रेटिक्स चाहिए तब यूज करेंगे, तो वो ड्रग है फेनिल एफेरिन्स। अब मेफेंट्रामाइन, ये पॉजिटिव क्रोमोट्रोपिक एक्शन देता है, अल्फा एंड बीटा 2, अल्फा और बीटा एक्शन देता है। अगले हैं कार्डिक स्टिमुलेंट्स। कार्डिक स्टिमुलेंट्स में डोब्यूटामाइंस। डोब्यूटामाइंस जो है वो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस का जो फोर्स है वो इंक्रीज करते हैं, अल्फा एक्शन भी देगा और बीटा एक्शन भी देगा। तो ये जो डोब्यूटामाइंस है दो तरह का है, प्लस और माइनस। प्लस डोब्यूटामाइंस है वो अल्फा 1 एंटागोनिस्ट है और बीटा एगोनिस्ट है, जबकि माइनस जो डोब्यूटामाइन है वो अल्फा 1 एगोनिस्ट प्रॉपर्टी है, यानी कि जस्ट प्लस का ऑपोजिट है माइनस। ये अल्फा 1 एंटागोनिस्ट प्रोड्यूस करेगा, एक्शन देगा, और माइनस जो है अल्फा 1 एगोनिस्ट एक्शन प्रोड्यूस करेगा। अगला है नेसल डीकंजेस्टेंट। एग्जांपल्स हैं जाइलोमेटाजोलिन और ऑक्सीमेटाजोलिन। जो कॉन्सेंट्रेशन यूज होती है वो 0.05 टू 1.1% तक होती है। 0.05 जो कंसेंट्रेशन है वो पीडियाट्रिक डोज के अंदर आती है, और 0.1 जो है वो एडल्ट डोज है नेसल डीकंजेस्टेंट के अंदर। और इसका मोड ऑफ एक्शन है वो है अल्फा 2 एगोनिस्ट एक्शन है। अगली ड्रग्स है एनोरेटिक्स ड्रग्स।
एनोरेक्टिक जो एजेंट्स हैं उनका जो काम रहता है वो होता है एपिटाइट को सप्रेस करना, मतलब भूख को कम करना। जो वेट लॉस थेरेपीज होती है उनके अंदर एनोरेटिक्स एजेंट्स का यूज होता है, लेकिन ये रिवर्सेबल वेट लॉस होता है। मतलब जैसे ही आप ये ड्रग्स बंद करेंगे तो वेट गेन है वो वापस शुरू हो जाएगा, वजन बढ़ना है जो वापस शुरू हो जाएगा। अब मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं एनोरेक्टिक ड्रग्स की। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया एनोरेक्टिक ड्रग्स जो है वो भूख को कम करने का काम करती है, मतलब एपिटाइट सप्रेस करती है। ये 3 तरह की होती हैं, नोर एड्रेनर्जिक एजेंट, सेरोटोनर्जिक एजेंट और नोर एड्रेनर्जिक सेरोटोनर्जिक एजेंट्स। सबसे पहले अपनी बात करते हैं नोर एड्रेनर्जिक एजेंट्स की। जो नोर एड्रेनर्जिक एजेंट्स हैं वो नोर एड्रेनलिन के रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं। कौन कौन सी ड्रग्स हैं? फेंट्रामाइन, फेनिलप्रोपेनोल अमाइन, डाइइथाइल प्रोपियोन्स। ये 3 तरह की ड्रग्स हैं। फेनिलप्रोपेनोल अमाइंस जो है वो ओवर द काउंटर जो ड्रग्स हैं वेट लॉस की वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होती है, लेकिन ये जो वेट लॉस है वो रिवर्सेबल है। जैसे ही आप ड्रग्स बंद करेंगे आपका वजन बढ़ना वापस शुरू हो जाएगा, कोई परमानेंट इसका ये सॉल्यूशन नहीं है। जो दूसरी जो एनोरेटिक ड्रग्स है वो है सेरोटोनर्जिक एजेंट्स। सेरोटोनर्जिक एजेंट्स वो ड्रग्स हैं जो कि यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 5-HT आएगा। तो सेरोटोनर्जिक रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं ये। यहाँ पे फ्रेंड्स सेरोटोनर्जिक रीअपटेक इनहिबिटर है, यहाँ पे 5-HT होगा, ये थोड़ा आप ध्यान दे लेना। और इसका एग्जांपल है फेनफ्लुरामाइन्स। तीसरी जो ड्रग है वो है नोर एड्रेनर्जिक सेरोटोनर्जिक एजेंट्स। ये नोर एड्रेनलिन और सेरोटोनिन दोनों की रीअपटेक को इनहिबिट करती है। एग्जांपल्स है सिब्यूट्रामाइन्स। तो फ्रेंड्स आपको ये मोड ऑफ एक्शन याद रखने हैं, कौन कौन सी ड्रग्स है जो एनोरेटिक्स के रूप में यूज होती है, इनका क्या मोड ऑफ एक्शन है और क्या क्या एग्जांपल्स हैं, ये आपको ऐसे कैसे याद रखने हैं। अब देखते हैं थेराप्यूटिक्स यूज। जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं उनका थेराप्यूटिक यूज क्या क्या है। सबसे पहले हाइपोटेंसिव स्टेट्स, इसके अंदर एड्रेनलिन 0.5 mg का यूज करेंगे। दूसरा है लोकल एनास्थेटिक के साथ में देना, तो लोकल एनास्थेटिक साथ में एड्रेनलिन का यूज करेंगे 1 in 1 लाख। ये जो कंसंट्रेशन है एड्रेनलिन की ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ऐसे कैसे याद रखनी है कि अगर लोकल एनास्थेटिक के साथ देंगे तो एड्रेनलिन देंगे 1 in 1 लाख, और अगर हाइपोटेंसिव स्टेट्स के अंदर देंगे तो 0.5 mg यूज करेंगे। ब्लीडिंग को कंट्रोल करनी है तो 1 in 10,000 एड्रेनलिन का यूज करेंगे। नेसल डिकंजेस्टेंट जिस जाइलोमेटाजोलिन आपको बताया था 0.05 to 0.1% यूज करती है। स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम्स, पार्शियल टू कंप्लीट एवी ब्लॉक, ब्रोंकियल अस्थमा, बीटा 2 स्टिमुलेंट्स यूज करेंगे। माइड्रेटिक्स, नार्कोलेप्सी, एपिलेप्सी, पार्किंसोनिज्म, हाइपरकाइनेटिक चिल्ड्रंस, यूरिनरी इनकॉन्टिजेंस, इन सब के अंदर एम्फेटामाइन ड्रग का यूज करेंगे। यूटेरिन रिलैक्सेंट के तौर पे आइसोक्सीप्यूरिन जो बीटा 2 स्टिमुलेंट है उसका यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग का रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्द मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।